गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गाइडेंस कोचिंग की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं आपसे संविधान पर, और ये संविधान आपकी आगामी होने वाली परीक्षा, सुपर टेट, यूपीएसआई, वीडियो, जो भी आप वर्तमान में भविष्य में जो भी परीक्षा होने वाली है उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम आज जो संविधान के अंतर देखेंगे उसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। हम प्रस्तावना को शुरू करें इससे पहले आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। भाई बहुत कम बढ़ रहा है, YouTube पर वीडियो नहीं मिल पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। ओके फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। ठीक, देखिए मैंने कहा था संविधान की प्रस्तावना। आप प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? संविधान की कुंजी कहा जाता है, के कहा जाता है, के ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की कुंजी कहा जाता है प्रस्तावना को। क्यों कहा जाता है संविधान की कुंजी? क्योंकि हम अगर कोई भी चीज, कोई भी समस्या है पूरे संविधान में है, यदि हमारी समझ में नहीं आ रहा है तो उसको हम कहाँ ढूंढते हैं? उसको हम प्रस्तावना में ढूंढते हैं। उसको हम कहाँ ढूंढते हैं? प्रस्तावना में देखते हैं। आइए देखते हैं प्रस्तावना को कैसे, क्या है, कहाँ से लिया गया है, सब इन सब चीजों पर हम लोग ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे। भारतीय संविधान में उद्देशिका, देखिए जिसे हम उद्देशिका कहते हैं वही क्या है? हमारी प्रस्तावना है। और जिसे हम प्रस्ताव जो है प्रेम्बल कहते हैं वही हमारी क्या है? प्रस्तावना है। ठीक है। भारतीय संविधान में उद्देशिका या प्रस्तावना का विचार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। तो पहला प्रश्न तो आपका यही बनता है कि भाई प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? बताओ भाई, किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक। प्रस्तावना को सर्वप्रथम बिल्कुल बिल्कुल यूएसए से लिया गया। रिंकी जी, बिल्कुल प्रीति जी। देखिए प्रस्तावना में सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में सम्मिलित किया गया था। तो सबसे पहले किस देश के संविधान में जो है प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया है? तो प्रस्तावना को सबसे पहले अमेरिका के संविधान में सम्मिलित किया गया। और इसकी देन क्या है? देखिए अमेरिका के संविधान को मैंने बताया था उसी दिन, जो विश्व को सबसे बड़ी देन है वो ये है बी पीपल की अवधारणा। बी पीपल, बी पीपल क्या है? अर्थात हम लोग। क्या है? हम लोग। मैं नहीं, आप नहीं, आई और यू नहीं, बी है। इसमें आई को काट दिया गया है और यू को काट दिया गया है, बल्कि किसको दिया गया है? बी को दिया गया है महत्व। और ये बहुत बड़ी चीज है। इसमें कहा गया है हम सब। बिल्कुल बिल्कुल रिंकी जी, हम सब। तो इसमें बी को महत्व दिया गया है। आप लोग समझ गए होंगे कि बी का कितना बड़ा महत्व है। जो कुछ भी करने जा रहे हैं, मैं नहीं करने जा रहा हूं, आप नहीं करने जा रहे हैं, मतलब हम सब। तो देखिए इसमें दिया गया हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया कहा गया इसलिए। जी जी, सब ऑनलाइन आ जाएंगी धीरे धीरे, आपकी सारी फ्रेंड्स आ जाएंगी हमारी तरफ से। हाँ, मेरी तरफ से सब अलाउ हैं। ठीक है, वो सब सारे फ्रेंड्स आपके आ जाएंगे जो भी हैं। सबका अपना इस समय शादी ब्याह का मौसम है, बड़ी तेजी से चल रहा है। ठीक है, आइए बी पीपल की अवधारणा। बी पीपल की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। अब स्रोत क्या है इसका? स्रोत है विचार। प्रस्तावना का जो स्रोत है वो विचार है। विचार कहाँ से आया है? यूएसए। भाई हमारे देश की एक प्रस्तावना होनी चाहिए, ऐसा विचार कहाँ से आया है? अमेरिका से आया है। भाषा, जो प्रस्तावना की भाषा है कैसी होनी चाहिए, वो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और उद्देश्य प्रस्ताव तो आप लोग जानते ही हो कि उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर को प्रस्तुत किया था। और 22 जनवरी 1947 को जो है इसे क्या किया था? संविधान सभा ने स्वीकार किया था। तो आप दोनों डेट आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक 13 दिसंबर और एक जो है 22 जनवरी। तो आप 22 जनवरी को जो है स्वीकार किया गया तो प्रस्तावना हमारी। ठीक है, और 13 दिसंबर को संविधान सभा में प्रस्तुत की गई थी। अब प्रस्तावना में जो है हम भारत के लोग, मतलब भारत को एक, हम भारत के लोग भारत को एक कैसा बनाएंगे?
संप्रभु बनाएंगे, भारत को एक कैसा बनाएंगे, संप्रभु देश बनाएंगे, एक समाजवादी देश बनाएंगे, एक लोकतांत्रिक देश बनाएंगे और एक गणतांत्रिक देश बनाएंगे। तो हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाएंगे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। ठीक है, हम भारत के लोग भारत को, संप्रभु का मतलब क्या है यहाँ पर, सॉवरेनिटी का क्या मतलब है कि मतलब इससे बड़ी सर्वोच्च सत्ता और कोई नहीं है, अर्थात इसमें जो सर्वोच्च है वो भारत ही है। क्या है सर्वोच्च, क्या है, भारत ही है। हाँ, सर्वोच्च शक्ति है, इससे बड़ी और कोई शक्ति नहीं है और ये शक्ति किसी और के अधीन नहीं रहेगी। ठीक है, समाजवादी आप जानते हैं, समाज में जो 5 या 6 तत्व मैंने बताया था, धर्म, जाति, लिंग, संप्रदाय, स्थान के आधार पर समाज में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक, हाँ, इन सब पांच शब्दों को आप लोग लर्न करना, धर्म, जाति, स्थान, लिंग, हाँ, धर्म, जाति, स्थान, लिंग आदि के आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इनको जानिएगा। ठीक, तो इस तरह से कैसा हमारा देश होगा, समाजवादी होगा। पंथ निरपेक्ष, तो मैंने कहा कि हमारे संविधान जो है, जो हमारा देश है, वो सभी पंथों को समान अधिकार देता है। पंथ का मतलब क्या होता है, जैसा कि मैंने चर्चा भी किया था, पंथ का मतलब होता है रास्ता। क्या होता है, रास्ता होता है पंथ का मतलब। पंथ का मतलब रास्ता हुआ, और ये रास्ता कैसा है, ये रास्ता का मतलब क्या है, रास्ता कहाँ का बताता है, ये स्वर्ग तक ले जाने का रास्ता बनाता है। और जिन्हें हम धर्म कहते हैं अपने यहाँ, वो पंथ। जैसे हिंदू क्या हो गया हमारा, एक पंथ हो गया, इस्लाम क्या हो गया हमारा, एक पंथ हो गया, और जैन क्या हो गया हमारा, एक पंथ हो गया, ईसाई क्या हो गया हमारा, एक पंथ हो गया। हिंदू, मुस्लिम, जैन, ईसाई, ये सब क्या, ये विभिन्न प्रकार के पंथ हैं, ये धर्म नहीं है। और ये सब क्या बताते हैं हमको, ये सब हमें स्वर्ग तक जाने का रास्ता बताते हैं। क्या बताते हैं, स्वर्ग तक जाने का रास्ता बताते हैं ये सभी हमें। ठीक है, और इन सभी पंथों से हमारी क्या होगी, समान दूरी होगी। निरपेक्ष का मतलब क्या होता है, आप लोग जानते हैं, निरपेक्ष, हाँ, निरपेक्ष का मतलब क्या होता है, निरपेक्ष मतलब इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट। हाँ, एब्सोल्यूट मतलब कि मतलब इसके सापेक्ष और कोई नहीं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यही एक भी कह देंगे तब भी सापेक्ष हो जाता है। देखिए, निरपेक्ष का मतलब कि आप समझ लीजिए कि अब हम क्या कहें, जैसे एक कह दिए, ये किसी के सापेक्ष है, या तो 2 होगा या तो 1 होगा, इसके सापेक्ष हो गया ना। निरपेक्ष मतलब एब्सोल्यूट, मतलब उसकी तुलना किसी से की ही नहीं जा सकती है। हाँ, हमारे संविधान की तुलना किसी धर्म, संप्रदाय, जाति से नहीं की जा सकती है। आप समझ गए होंगे ना। अब एक दो अवधारणाएं हैं हमारे, जो है जब हम आगे पढ़ते हैं तो दो शब्द हमको मिलते हैं जो कि बराबर चर्चा में रहते हैं, एक निरपेक्ष है और दूसरा सापेक्ष है। सापेक्ष अगर हम कहेंगे कोई चीज तो क्या हो जाएगा, सापेक्ष को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रिलेटिव कहते हैं। हाँ, सापेक्ष को क्या कहते हैं, रिलेटिव कहते हैं। ठीक है, रिलेटिव क्या है, किसी न किसी से संबंधित होगा। अगर रिलेटिव, ठीक, रिलेटिव हो तो किसी न किसी से संबंधित होगा। जबकि निरपेक्ष, निरपेक्ष क्या है, एब्सोल्यूट है, उसके साथ और कोई दूसरा नहीं है, बल्कि क्या है, केवल और केवल वही है। ठीक, हम समझ गए होंगे दोनों, सापेक्ष और निरपेक्ष समझ गए कि नहीं समझ गए आप लोग। तो हमारा संविधान कैसा होगा, पंथ निरपेक्ष होगा। कैसा होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, अर्थात किसी भी धर्म से संबंधित नहीं होगा। ठीक है, लोकतांत्रिक, तो लोक में आप जान ही रहे हैं, लोक 2 शब्दों से मिलकर बना है, लोक, हाँ, लोक, लोक माने क्या होता है, जनता, लोक माने क्या होता है, जनता। और तांत्रिक का मतलब क्या होता है, सिस्टम, व्यवस्था। तो हमारे देश की जो व्यवस्था होगी, तंत्र होगा, जो सिस्टम होगा, वो कैसा होगा, जनता का होगा। और गणराज्य किसे कहते हैं, मैंने चर्चा किया था, गणराज्य किसे कहते हैं,
बताइए आप लोग, गणराज्य किसे कहते हैं? अब उस दिन बताया था, आज आप लोग बताएंगे हमको गणराज्य किसे कहते हैं। तब तक मैं इधर मिटा उठा रहा हूं अपना। हाँ, गणराज्य किसे कहते हैं, जल्दी बताओ भाई। जिस देश का, मैंने बताया था, जिस देश का मुखिया, संवैधानिक मुखिया, कैसा मुखिया? संवैधानिक मुखिया जनता द्वारा, बिल्कुल जनता का शासन हो, बिल्कुल जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या हो, निर्वाचित होता है। प्रत्यक्ष माने डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष माने इनडायरेक्ट। हाँ, प्रत्यक्ष माने डायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष माने होता है इनडायरेक्ट। रूप से क्या होता है, निर्वाचित होता है, उसे क्या कहते हैं, गणराज्य कहते हैं। तो हमारे देश का मुखिया, संवैधानिक मुखिया कौन है? मैंने उस दिन चर्चा किया था, हमारे देश का जो संवैधानिक मुखिया है वो राष्ट्रपति है। क्या है वो? राष्ट्रपति है। और ये राष्ट्रपति क्या होता है, ये डायरेक्ट इसका चुनाव होता है कि इनडायरेक्ट होता है? बिल्कुल प्रीति जी, राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, डायरेक्ट होता है कि इनडायरेक्ट होता है? अप्रत्यक्ष होता है, बिल्कुल सही कहा आपने। इसका चुनाव कैसे होता है, इनडायरेक्ट होता है। तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हमारे देश का मुखिया क्या होता है, चुना हुआ होता है। बिल्कुल माला जी, आपने एकदम सही बताया। ठीक, तो इस तरह से इतनी बातों को इसमें क्या किया गया है, समाहित किया गया है प्रस्तावना में। अर्थात हमारे देश की जो प्रस्तावना होगी, और प्रस्तावना में जो भारत के लिए शब्द यूज किए गए हैं, उसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, क्या क्या करेंगे, कौन कौन सा न्याय देंगे। 3 प्रकार की न्याय देने की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का क्या मतलब है, फिर वही 5 शब्द आप लर्न करिए। धर्म, एक मिनट इसको मिटाते हैं। धर्म, हाँ, धर्म, जाति, संप्रदाय, स्थान, लिंग के आधार पर, जाति, धर्म, जाति, संप्रदाय, लिंग और स्थान के आधार पर समाज में किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये क्या है, यही सामाजिक न्याय है। ऐसे नहीं कि आप बताइए कि हम ठाकुर साहब हैं तो हम ठाकुर साहब हैं, हम ये हैं तो हम ये हैं, ये नहीं। मतलब सभी क्या हैं, समाज में समान है। और आर्थिक न्याय मतलब क्या है, यही 5 इसमें भी रखिए। धर्म, जाति, संप्रदाय, स्थान, लिंग के आधार पर जो भी हमारे देश की आर्थिक संसाधन हैं, उस पर किसी एक व्यक्ति समुदाय विशेष का अधिकार नहीं होगा। मान लीजिए कोयले की खदान मिल गई, और कोयला बहुत महत्वपूर्ण है। कोयला छोड़ो, कोयला तो आप लोग क्या जानोगे, हाँ, सोने की खदान मिल गई, मान लीजिए सोना मिल गया, सोने की एक मिल गई, तो कोई एक व्यक्ति कहेगा नहीं ये मेरा है। अगर कह दिया मेरा है तो क्या हो गया, इस पर सभी का अधिकार हो जाएगा। तो अगर वो मेरा कह दिया तो उसका उसी का अधिकार हो जाएगा, और उसका अधिकार हो गया तो क्या होगा, धीरे धीरे समाज में बहुत धनी व्यक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत धनी व्यक्ति हो जाएगा। फिर समाज में क्या करेगा, अराजकता। तो सरकार क्या करेगी, वो इस खदान को अपने स्वयं ले लेगी, उसको क्या करेगी, सरकार स्वयं ले लेगी। और जब सरकार तो क्या हो जाएगा, वो सार्वजनिक हो जाएगा, सबका अधिकार हो जाएगा। अर्थात किसी विशेष संप्रदाय जाएगा। ठीक है, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है आप लोगों के? समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है। तो मैंने बताया आपको कि जाति, धर्म, संप्रदाय, तो कितना ये आर्थिक न्याय, न्याय जो हम कह रहे हैं इसी के आधार पर न्याय की बात की जा रही है। ठीक, अब अगला देखते हैं, अगला क्या है और न्याय। राजनीतिक न्याय का क्या मतलब है, बताइए आप लोग। राजनीतिक न्याय को 2 शब्दों से आप पकड़ेंगे, 2 शब्द हों बस।
एक शब्द है चुनने। इसी दोनों शब्दों से आपको राजनीतिक न्याय एकदम स्पष्ट हो जाएगा। चुनने और दूसरा चुने जाने। चुने जाने, ध्यान से समझिएगा बस। राजनीतिक न्याय का मतलब देखिए, चुनने अर्थात हमें किसी भी पद पर किसी भी व्यक्ति को चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये राजनीतिक न्याय हो गया। पहला चुनने की कि अर्थात हम चाहते हैं हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन हो, हमें उसे चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें दबाव के द्वारा कह दिया जाए कि नहीं आप क्या करिए, इन्हें प्रधानमंत्री चुन लीजिए। ठीक है, हम स्वतंत्र हैं, हम जिसको चाहेंगे उसको प्रधानमंत्री बनाएंगे, हम जिसको चाहेंगे उसको सांसद बनाएंगे, हम जिसको चाहेंगे उसको विधायक बनाएंगे। गांव में ज्यादा होता है प्रधानी के चुनाव में, आप देखिए, वोट नहीं दोगे तुमको मार डालेंगे, वोट नहीं दोगे तुमको ऐसा कर देंगे, तुम्हारा घर गिरा देंगे। इस तरह से प्रधानी के चुनाव में ज्यादा होता है सब। तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका न्याय हमें मिलना चाहिए। अर्थात हम जिसको चाह रहे हैं उसे हमें चुनने की स्वतंत्रता हो। और इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, हम अगर किसी पद पर जाना चाहते हैं तो हमारे लिए भी चुने जाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम इस पद के योग्य नहीं है या हम इस पद को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप सभी प्राइमरी के मास्टर बनना चाहते हो और कह दिया जाए कि ऐसा है कि प्राइमरी के टीचर की योग्यता है, आप टेट निकाल लो, सुपर टेट निकाल लो, मेरिट में भी आ जाओ, उसके बाद सरकार कहेगी नहीं ना आपको मैं जो है नौकरी नहीं दूंगा, तो क्या होगा, ये न्याय आपको नहीं मिलेगा। न्याय आपको तब मिलेगा जो भी आपके लिए आधारभूत योग्यता दी गई, अगर उस योग्यता पर आप खरा उतरते हैं तो आपको क्या कर दिया जाएगा, आपको उस पद के योग्य एलिजिबल मान लिया जाएगा। ये न्याय आपको मिलना चाहिए। तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, आप ध्यान दीजिएगा, 3 प्रकार के न्याय है। और स्वतंत्रता, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, 1 2 3 4 5, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। बिल्कुल रिंकी जी, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई। कौन कौन सी है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार मतलब हमें कुछ भी कहने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। देखिए, मैं थोड़ा सा ज्यादा बता रहा हूं, जीएस मिल कहता था स्वतंत्रता मतलब का सबसे बड़ा समर्थक था। जीएस मिल एक है, ये स्वतंत्रता का सबसे बड़ा समर्थक है। कहता था कि हर किसी भी व्यक्ति को अपने विचार को व्यक्त करने की क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, देखिए एक उदाहरण से इसने समझाया था, बताया था। वो उदाहरण मैं आप लोगों को भी दे रहा हूं। देखिए, किसी भी व्यक्ति को अपने विचार देने की स्वतंत्रता क्यों होनी चाहिए। जैसे कोई मान लीजिए पागल है, एक मिनट, हाँ, कोई मान लीजिए पागल है, तो जीएस मिल कहता था पागल को भी अपने विचार देने की स्वतंत्रता है। पागल ने विचार दिया, अगर वो विचार गलत है तो कम से कम हमें ये पता चल जाएगा कि भाई उसकी गलत के बारे में हमको जानकारी मिल गई। अगर वो विचार सही है तो समाज के लिए क्या हो जाएगा, लाभदायक हो जाएगा। अगर उस पागल के विचार को हम न स्वीकार करते तो क्या होता, हम कहीं एक तथ्य से बाहर दूर रह जाते ना, हम कहीं एक तथ्य से दूर रह जाते। इसलिए सभी को अपने विचार देने की स्वतंत्रता है, चाहे वो व्यक्ति क्यों पागल ही ना हो। ठीक है, हर किसी को बोलने की स्वतंत्रता है, विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है। हर किसी को चाहे जिस व्यक्ति पर चाहे उस पर विश्वास कर सके। धर्म की स्वतंत्रता है, वही किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी देवी देवता की है। इस प्रकार हमारे संविधान में जो है 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म। और समानता, 3 प्रकार की समानता की बात की गई है। ठीक है, आर्थिक समानता, वही पूरा जो यहाँ पर मैंने बात किया था वही यहाँ पर भी, कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, संप्रदाय, लिंग, स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और अवसर क्षेत्र में, तीनों को आप वहीं जो है यूज करेंगे। 5 शब्दों को आप जान लीजिए, प्रस्तावना समझ में आ जाएगी तो उसकी ऋण समझ में आ जाएगी। ठीक, देखिए विदेशियों को जब हम आपको मूल अधिकार पढ़ाएंगे, ठीक है, जब हम आपको मूल अधिकार पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे कि
विदेशियों को कौन कौन से अधिकार नहीं दिए गए। हमने कहा है कि भारत के सभी नागरिकों, हम भारत के लोग, अभी हम भारत की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो भारत के बारे में जब हम मूल अधिकार बताएंगे तो उसमें बताएंगे कि विदेशियों को कुछ अधिकार नहीं दिए गए हैं, क्योंकि और हमारे नागरिकों को जितने भी ये चीजें दी गई हैं, विचार, व्यक्ति, विश्वास, इसके साथ साथ युक्त युक्त आपको प्रतिबंध भी लगाया गया है। अब मान लीजिए आपको विचार की स्वतंत्रता है, चलो यहीं की उदाहरण देता हूँ, आप लोग हंसना मत, ठीक। मान लो यहीं पर एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको, बार बार भग जा रही है। हाँ, कि मान लो कि आपको विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अब आप स्वतंत्र हैं, अब कह दीजिए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और इसी में से आप लोग अपना वॉइस ऑन करके खूब हंसना शुरू कर दो, तो क्या मैं इस समय आपको इसकी अनुमति दूंगा? खूब जोर जोर से हंसो, तो सर मैं स्वतंत्र हूँ, विचार और अभिव्यक्ति की हमारी स्वतंत्रता है, हम कुछ भी करें, आप लोग, आप सर हमें मना नहीं कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं। आप यहाँ पर स्वतंत्र नहीं है, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आप स्वतंत्रता के साथ साथ प्रतिबंध है। आप मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो आप जोर जोर से नहीं हंस सकते हैं। हर किसी के साथ जो है युक्त युक्त क्या लगा हुआ है? प्रतिबंध लगा हुआ है, सारी चीजों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, जब आपको मैं मूल अधिकार पढ़ाऊंगा तो उसमें ये सारे प्रतिबंध मैं बताऊंगा। भाई मैं यहाँ पढ़ने का, हाँ आप हंसने के लिए स्वतंत्र हैं, आप चले जाओ, वॉइस ऑफ कर दो हमारी और खूब जोर जोर से हंसो, किसी और को डिस्टर्ब ना हो, आप स्वतंत्र हो, ठीक है। हाँ, तो इसी तरह से आपको बोलने की स्वतंत्रता है, विचार की स्वतंत्रता है, लेकिन किसी को गाली देने की स्वतंत्रता नहीं है। अगर आप गाली दोगे तो उसके लिए दंड के भागीदार बनोगे, ठीक। समाज में समाज को आगे ले जाने के लिए दो प्रकार के प्रावधान किए गए हैं, जिससे हमारा समाज, थोड़ा सा मैं डाइवर्ट हो रहा हूँ 2 मिनट के लिए, दो प्रकार के प्रावधान किए गए। एक पुरस्कार है, अगर आप समाज में अच्छा काम करोगे तो पुरस्कृत किए जाओगे, गलत काम करोगे तो क्या होगे? आप दंड के भागीदार बनोगे। तो पुरस्कार और दंड दो प्रकार की ये हथियार हैं जिनके द्वारा हमेशा समाज को सही दिशा में ले चलने का प्रयास किया जाता है, ठीक। दो प्रकार के हैं ये, जिसको सही दिशा में ले चलने का प्रयास इसी के माध्यम से हम करते हैं। तब हमारी बात आप समझ गए होंगे, रिंकी जी, जिसने भी प्रश्न किया था, प्रीति जी, जो भी, आप हमारी बात को अच्छी तरह से समझ गई होंगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ना आया हो तो कोई दूसरा उदाहरण दें। बिल्कुल प्रीति जी, आइए। अब संविधान में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई, मैंने पहले ही बताया था, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। संप्रभुता, 3 प्रकार की संप्रभुता कैसी होती है? एक बाहरी संप्रभुता होती है, एक बाहरी संप्रभुता क्या है हमारी? सरकार ही होगी। आंतरिक संप्रभुता ही क्या है? सरकार होगी। नाम मात्र की संप्रभुता किसके अंतर है? राष्ट्रपति के अंतर है। मैंने बताया हमारे देश का संवैधानिक मुखिया कौन है, बताइए। अगर आपसे पूछा जाए भाई कि भारत का जो है संवैधानिक मुखिया कौन है, तो राष्ट्रपति है, उसी के नाम से सारे काम किए जाते हैं भारत में। लेकिन वास्तविक मुखिया कौन है? वास्तविक मुखिया जो है कौन है, संप्रभु कौन है? प्रधानमंत्री है, क्योंकि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल, अब संघ पर हम पहुंच रहे हैं, संघ पर डायरेक्ट है, अगला चैप्टर में देख रहा हूं, इसमें दिया है। पहले तो मूल अधिकार और निर्देशक तक तो कोशिश करूंगा मैं, नहीं तो फिर संघ पे ही आ जाऊंगा, ठीक है। तो प्रधानमंत्री है, वास्तविक मुखिया कौन है? पीएम और इनकी मंत्रिमंडल जो होती है वही सारे निर्णय लेती है, और सारे निर्णय लेकर राष्ट्रपति से क्या होता है? अंत में केवल मुहर लगता है। और कानूनी रूप से संप्रभु कौन है? संविधान है। कानूनी रूप से संप्रभु कौन है? देखिए, संप्रभुता जो है वो कई रूपों में आती है हमारे सामने। जैसे कहा जाए कि बाहरी रूप से कौन संप्रभु है, तो सरकार है। आंतरिक रूप से कौन संप्रभु है? सरकार है। नाम मात्र की संप्रभुता किसके अंदर है? राष्ट्रपति। रियल संप्रभुता कौन है? प्रधानमंत्री है। और लीगल संप्रभुता कौन है? संविधान है। देश में जो भी काम किया जाएगा वो संविधान से इतर नहीं किया जाएगा, बल्कि संवैधानिक दायरे में रहते हुए ही कोई काम किया जाएगा। या कोई सरकार, अगर हमारा संविधान ना हो तो सरकार आए, जो मन करे वो काम करने लगे अपना, भाई क्या उसको पड़ा हुआ है, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से जो है संप्रभुता को कई रूपों में विभाजित किया जाता है। हालांकि यहाँ समझाने के लिए है, बस हम आगे बढ़ते हैं, इसे थोड़ा मिटाते हैं। समझ में आ रहा है भाई? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है?
और इस वीडियो नहीं ऑन किए हैं क्योंकि थोड़ा सा जो है समस्या आ रही थी, नेटवर्क इशू बन रहा था, इसलिए जो है थोड़ा सा वीडियो मैंने नहीं ऑन किया है। किसी किसी ने देखिए क्लास अच्छी से चले, वीडियो रहती है थोड़ा सा आपको, और कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल प्रीति जी, ठीक है। फिर भारत की जो संप्रभुता है वो कहाँ पर निवास करती है? अंतिम संप्रभु कौन है? जनता है। कौन है? भारत की जो संप्रभुता है वो कहाँ निवास करती है? जनता में। इसीलिए कहा जाता है भारत में सर्वोच्च शक्ति कौन है? संविधान है। और अंतिम संप्रभुता कहाँ निवास करती है? भारतीय जनता में। भारत के ऊपर कोई बाहरी शक्ति नहीं है। क्या नहीं? भारत के ऊपर क्या है? कोई बाहरी शक्ति नहीं है। ठीक है। सभी निर्णय जनता द्वारा पूर्ण बहुमत से चुनी हुई सरकार द्वारा लिए जाते हैं। सभी निर्णय क्या है? जनता द्वारा पूर्ण बहुमत से चुनी हुई सरकार द्वारा ही लिए जाते हैं। ठीक। सभी निर्णय जनता, हाँ। जहां अर्थव्यवस्था समाज का अधिकार हो वहां समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है। आप लोग जान ही रहे हो, समाज का अधिकार हो वहां पर कैसी अर्थव्यवस्था होती है। जहां पर पूंजीवाद, आप सिर्फ ये जानिए भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। ठीक, यहाँ पर ये जानिए भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। हाँ, तो आवाज पहुंच रही है आप लोगों के पास? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? आवाज पहुंच रही है? हाँ, मिक्स्ड है। बिल्कुल बिल्कुल रिंकी जी, आपने एकदम सही कहा। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आप मिश्रित अर्थव्यवस्था नोट करिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है? अर्थात इसमें समाजवाद का और उदारवाद का भी तत्व है। तो कभी उदारवाद के बारे में हम आपको बृहद रूप से बताएंगे। तो आइए देखते हैं आगे। मतलब सेकुलर, आजकल बड़ी चर्चा हो रही है धर्मनिरपेक्षता की। ठीक, ठीक है, जाओ। हो रही है, बड़ी चर्चा हो रही है आजकल। तो सेकुलर का मतलब क्या है? कोई व्यक्ति कैसे सेकुलर है, इसको हम लोग देखते हैं। तो धर्म नहीं है। क्या है? भारत अपना भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। भारत में सभी धर्मों को समान संरक्षण है। तो ये आप जान रहे हैं धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब हो गया, कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है और भारत में सभी धर्मों से समान संरक्षण है। अर्थात जितना भारत का संबंध हिंदू धर्म से है, हमारे संविधान का संबंध जितना हिंदू से है, उतना सिख से भी है, उतना ईसाई से भी है, उतना जैन से भी है, सभी से है। अर्थात हमारे संविधान में जो है सभी धर्मों से समान दूरी, और इसीलिए धर्म शब्द को हटा करके क्या ला दिया गया वहां पर? पंथ ला दिया गया। सभी पंथों से समान दूरी है। आप समझ गए होंगे। ठीक है। अब धर्म का क्या अर्थ है, आइए यहां पर हम देखते हैं। धर्म का अर्थ है धारण करना। ठीक, जीवन जीने की कला या शैली भी है धर्म। सबकी अपनी अलग अलग प्रकार से। ठीक है, हाँ, सबकी अपनी अलग अलग शैली है जीवन जीने की। तो अब देखिए, कुछ लोग कहा जाता है कि ईश्वर को मानते हैं, जिन्हें ईश्वर को मानते हैं उन्हें नास्तिक कहा जाता है। नास्तिक देश कहा जाता है। जो ईश्वर को नहीं मानते हैं उन्हें नास्तिक देश कहा जाता है। और इस नास्तिक देशों की श्रेणी में कौन आता है? इन नास्तिक देशों की श्रेणी में जो है चीन आता है और नॉर्थ कोरिया आता है। दो ध्यान दीजिएगा, इन दोनों की श्रेणी में कौन आता है? चीन आता है और नॉर्थ कोरिया। बिल्कुल, इसको ध्यान रखना क्योंकि यहां से प्रश्न आप लोगों को बन जाते हैं। ठीक, हाँ। और इसके बाद जो है ये लोग क्या मानते हैं? नास्तिक देश वाले क्या मानते हैं? इनका मानना है कि अनुशासन के लिए, हाँ, नास्तिक देश वाले क्या मानते हैं
अनुशासन के अनुसार ही चलता है देश। ये धर्म को नहीं मानते हैं, किसको नहीं मानते हैं, धर्म को नहीं मानते हैं, ठीक है। हाँ, और कुछ होते हैं कि रिलीजियस धर्म को मानते हैं, जिन्हें आस्तिक कहा जाता है। इसमें श्रीलंका है, यहाँ पर धर्म की महत्व है। बांग्लादेश है, सऊदी अरब है, पाकिस्तान है। जिन देशों को शासन धर्म के अनुसार चलाया जाता है, इसमें धर्म का कहीं ना कहीं महत्व रहता है। और धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष देश कौन कौन से हैं, उनका क्या मानना रहता है? जिनका अपना कोई धर्म ना हो या सभी धर्मों को समान संरक्षण, ऐसे दो देश हैं। कौन कौन से हैं? भारत और अमेरिका। हमको लगता है कि यहाँ की सारी गुत्थी आपकी समझ में आ गई होगी। आ गई? अब नेटवर्क थोड़ा सा आ गया है, वीडियो भी मैंने कंटिन्यू कर दिया है। नेटवर्क का इश्यू बन जाता है, क्या करें, समस्या होती है। हमारे यहाँ भी कभी कभी समस्या आ जाती है। ठीक, ये क्या हो रहा है भाई? आइए, तो मैंने तीन प्रकार से देखा। एक नास्तिक देश देखा, चाइना और नॉर्थ कोरिया। दूसरा धार्मिक देश, श्रीलंका, बांग्लादेश, सऊदी अरब, पाकिस्तान, इनको देखा। और तीसरा देखा धर्मनिरपेक्ष। ये समझ में आ गया, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सेकुलर को समझाने की बात की गई है। सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष क्या है। आजकल बहुत चर्चा का विषय है ये शब्द। आप यूट्यूब या जहां कहीं भी देख रहे हैं कि कहीं पर पत्थर फेंका जा रहा है, कहीं पर कुछ किया जा रहा है, सेकुलरिज्म की चर्चा हो रही है। सेकुलरिज्म है क्या? धर्मनिरपेक्ष, सभी धर्मों को समान संरक्षण, सरकार का कोई धर्म नहीं, देश का कोई धर्म नहीं, ऐसा सभी पश्चिमी देश मानते हैं। ठीक, हमारे यहाँ क्या है? पंथ निरपेक्ष। अवधारणा आई कहां से? महात्मा गांधी के विचार से आई। महात्मा गांधी ने क्या कहा? कोई भी, हाँ, ये पंथ निरपेक्ष हमारे यहाँ आया क्यों? मैंने पहले ही दिन बताया था, जब इसकी पहली वाली क्लास लिया था तभी मैंने आप लोगों को बताया था कि पंथ निरपेक्ष क्यों लिया गया हमारे यहाँ। ठीक है, बता सकते हैं आप लोग? पंथ निरपेक्ष, देखिए, पंथ निरपेक्ष हमारे यहाँ ये लिया गया कि महात्मा गांधी जी का ये मानना है कि हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति धर्म से अलग नहीं हो सकता। पंथ से अलग तो हो सकता है हमारे यहाँ, इसको थोड़ा समझते हैं। धर्म क्या है? धर्म का अर्थ होता है हमारे यहाँ धारण करना। और हमारे यहाँ जो धर्म है ये समय के अनुसार क्या होता है? ये बदलता रहता है। समय के अनुसार हमारे यहाँ धर्म क्या रहता है? ये बदलता रहता है। जैसे इस समय हम एक शिक्षक धर्म का पालन कर रहे हैं और आप सब क्या हो? एक विद्यार्थी धर्म का पालन कर रहे हो। लेकिन इसके बाद आप किसी की बहन होंगी, किसी की बेटी होंगी, हाँ, हम किसी के पिता होंगे, किसी के भाई होंगे। समय समय के अनुसार क्या है? हमारा धर्म परिवर्तित होता रहता है। इसलिए हम अपने जीवन में कभी भी धर्म से पृथक हो ही नहीं सकते। हाँ, कभी भी धर्म से पृथक नहीं हो सकते, एक भी सेकंड नहीं हो सकते। जबकि पंथ से हमारी दूरी, हम किसी भी पंथ को माने, हम हिंदू पंथ को माने, हम जैन पंथ को माने, हम ईसाई को माने, किसी को भी माने, उससे हम अलग हो सकते हैं। हमारा संविधान अपने धर्म से पृथक नहीं हो सकता है, या भारत का कोई भी नागरिक अपने धर्म से पृथक नहीं हो सकता है, बल्कि किससे पृथक हो सकता है? पंथ से पृथक हो सकता है। ठीक, किससे पृथक हो सकता है? पंथ से। और पंथ मैंने बताया था, पंथ क्या है? रास्ता है। किस चीज का रास्ता है भाई? किस चीज को दिखाता है? सही मार्ग पर चलने का, कि हम समाज में क्या हो? सही मार्ग पर चलें। और सही मार्ग पर चलेंगे तो हमको क्या मिलेगा? बताइए, आप लोग बताइए भाई, इस जीवन का उद्देश्य क्या है आप लोगों का? इस जीवन का उद्देश्य क्या है? कि पढ़ लिख के नौकरी पा जाओ और बड़ा बड़ा मकान बनवा लो, यही है? हाँ, लक्ष्य की प्राप्ति। तो लक्ष्य क्या है? कि फॉर्च्यूनर गाड़ी हो 50 लाख की, और 1 करोड़ का मकान हो, यही लक्ष्य है? हैं? क्या लक्ष्य है आप लोगों का? लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या होना चाहिए? ह्यूमन बनना। बिल्कुल माला जी, आपने सही कहा, मानव बनना होना चाहिए, मानव धर्म होना चाहिए। ठीक,
आप सही, आपका लक्ष्य ये होना, आपके जीवन का लक्ष्य ये नहीं है। आपके जीवन का जो लक्ष्य है, हमारे यहाँ जो सभी धर्म बताते हैं, पंथ माने मैंने बताया, पंथ माने रास्ता होता है। और ये रास्ते क्या बताते हैं हमको? ये हमको बताते हैं कि सही मार्ग पर चलना चाहिए, हमें क्या होना चाहिए? सही मार्ग पर। और जब हम सही मार्ग पर चलेंगे तो क्या होगा? हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी चीज है स्वर्ग। और इस स्वर्ग क्या है? स्वर्ग में एक कल्पना की गई है, एक पारिजात वृक्ष है, आप जानते हैं? हाँ, आप लोग जानते होंगे, एक वृक्ष है। उस वृक्ष में जब आप स्वर्ग में पहुंच जाएंगे तो क्या होता है? हाँ, जब वहां पहुंचेंगे आप, और आप जब स्वर्ग में पहुंच जाएंगे तो अब क्या होगा? उस वृक्ष से कहेंगे जरा हमें रसगुल्ला दो, तो रसगुल्ला आपको मिल जाएगा, तुरंत रसगुल्ला बिन के आ जाए। हमें सोने का पहाड़ दिखाओ, तो सोने का पहाड़ तुरंत दिखाएगा। जो भी मतलब आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति वहां पर हो जाती है। इसीलिए स्वर्ग के लिए तो हम परेशान रहते हैं। जीवन का जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो क्या है? स्वर्ग है। और स्वर्ग क्या है? स्वर्ग है आपका जीवन के जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति पाना। अर्थात जीवन का जो सबसे बड़ा दुख है वो जन्म लेना है और मरना है। इससे मुक्ति पाना जीवन का क्या है? लक्ष्य होता है। और इसीलिए क्या कहा जाता है? पंथ, जो विभिन्न पंथ हैं क्या करते हैं? यही रास्ता हमको दिखाते हैं, कैसे हम जरा और मरण के चक्र से मुक्त हो जाएं और फिर स्वर्ग में पहुंच जाएं। और स्वर्ग में पहुंच जाएं तो क्या मिले? रसगुल्ला मिले हमको वहां खाने को। हाँ, वहां पर जो भी मतलब आप जिस दुकान का जो भी सोचते हो, आपको सबको खाने को मिले जो है वहां पर। यही स्वर्ग होता है, ठीक है? और स्वर्ग समझ में आ गया होगा, पंथ, ठीक है? पंथ जो होते हैं हमको रास्ता दिखाते हैं विभिन्न। स्टार बनाना, हाँ नीचे होना चाहिए था, अब बता रहा हूं नीचे भी है। नीचे कैसे है आइए देखिए। किसने पूछा है? रिंकी जी ने कहा है। रिंकी जी ने कहा है कि पारिजात वृक्ष को नीचे होना चाहिए था। रिंकी जी मैं बता रहा हूं कैसे है। हाँ, आइए यहां पर बता रहा हूं। पारिजात वृक्ष ये कैसे नीचे कैसे है? बहुत अच्छा प्रश्न कर लिया। मैं थोड़ा सा भी बढ़ जाने वाला था, क्योंकि रिगार्डिंग क्लास है, ज्यादा लंबी नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अब आपने पूछ ही लिया है, मैं बता रहा हूं। देखिए, मैंने बताया कि पंथ क्या बताते हैं हमें? पंथ क्या दिखाते हैं हमें? रास्ता दिखाते हैं। रास्ता किस चीज का दिखाते हैं? सही मार्ग पर चलने का। और सही मार्ग पर चल करके हम कहां पढ़ते हैं? अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। ठीक, सही रास्ते दिखाते हैं सही मार्ग पर चलकर। अब चलो आपका लेते हैं। रिंकी जी पहुंच गई इलाहाबाद। हाँ, रिंकी जी पहुंच गई इलाहाबाद। रिंकी जी को कहा गया कि आपको 10 घंटे पढ़ना है। हाँ, 10 घंटे पढ़ना है। रिंकी जी पढ़ कितनी रही हैं? 5 घंटे पढ़ रही हैं। तो 5 घंटे नहीं पढ़ रही हैं, मान लीजिए अभी निगेटिव वाला हम छोड़ दे रहे हैं, पॉजिटिव वाला लेके चलते हैं। ठीक, दोनों पक्षों को समझाना जरूरी रहता है। 10 घंटे रिंकी जी, 10 घंटे कहा गया पढ़ने के लिए, रिंकी जी 11 घंटे पढ़ रही हैं। जब एग्जाम देने जा रही हैं तो उसमें टॉप कर रही हैं, और टॉप करके क्या पा गई? नौकरी पा गई। नौकरी पा गई तो नौकरी पाने के बाद क्या मिला इनको? पैसा मिला। पैसा मिला, और आपकी जेब में जब पैसा है तो पहुंच गए जो है रसगुल्ला। हाँ, सुल्तानपुर में एक होटल है, बहुत बढ़िया है, औंतिकिया। औंतिकिया में पहुंच गए, या जहां भी पहुंच गए आप। हाँ, जहां भी पहुंच गए आप। हाँ, औंतिकिया ही मान लो रिंकी जी, औंतिकिया में पहुंच गए। अगर आपकी जेब में पैसा है तो आप क्या करेंगी? खरीद कर खा लेंगी। यही पैसा क्या हो गया अब आपका? पारिजात वृक्ष हो गया। अगर आप सही मार्ग पर चले, अपने लक्ष्य को प्राप्त किए, तो आप इसी जीवन में ही स्वर्ग है। और नहीं फिर आपको जो गेट पे खड़ा हुआ मिलेगा, वो क्या करेगा? मार के भगा देगा, कहेगा जाओ जाओ यहाँ से हटो, अंदर घुसने तक नहीं देगा औंतिकिया में। तो यही स्वर्ग है पृथ्वी पर। और ये सारे रास्ते कौन दिखाते हैं? पंथ दिखाता है। रास्ता जो है, जो विभिन्न हिंदू धर्म है, सही मार्ग पर हमें चलने के लिए यही प्रेरित करता है। तो पारिजात वृक्ष कब आपके पास आएगा? जब आप मेहनत खूब करोगे, खूब आगे बढ़ोगे, आपकी जेब में खूब पैसा रहेगा, और क्या करोगे? उससे फिर अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लोगे। वही पारिजात वृक्ष जो है फिर आपका आपके सामने बन करके आ जाएगा। समझ में आ गया होगा अब जीवन का उद्देश्य। ये सारी चीजें धर्म में हमें सिखाई जाती हैं। क्योंकि मुझे तो बहुत सारी इन सब बातों को बहुत सारा मैं आपको बताऊं, मन करता है कि सारी चीजों को आपके सामने रख दूं, लेकिन अब मेरी भी मजबूरी है कि रिकॉर्डिंग क्लास है मेरी,
49 मिनट की नियर अबाउट पहुंच रही है और आज प्रस्तावना को खत्म करना है हमें। ठीक, हमें खत्म करना है इसे, इसलिए अब और ज्यादा नहीं जा सकते। देखिए, अब जिन्हें हम पंथ कहते हैं, मैं पहले से ही बता रहा हूं, मुस्लिम पंथ हो गया हमारा, बौद्ध पंथ हो गया, जैन पंथ हो गया, हिंदू पंथ हो गया, बहुत सारे पंथ हैं। इसमें देखिए ये डिवाइड किया गया, रोहिंग्या, शिया, सुन्नी, हम लोग नहीं, हीनयान, महायान संप्रदाय, इन सबको हमको नहीं देखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक किसे कहते हैं? इसकी उत्पत्ति लोकतंत्र शब्द से हुई है। लोकतांत्रिक की उत्पत्ति किससे हुई है? डेमोक्रेसी से हुई है। डेमोक्रेसी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक डिमोस है, कौन है? एक डिमोस, एक डिमोस है, और दूसरा क्या है? क्रेटिया। क्या है? क्रेटिया है, हाँ क्रेटिया है। डिमोस का अर्थ क्या है? प्यूपिल, जनता, और क्रेटिया का क्या मतलब है? रूल, शासन। अर्थात लोकतंत्र जहां पर आपको मिलेगा वहां पर किसका शासन होगा? जनता का शासन होगा। और जनता की सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा किसने दिया है? बताइए आप लोग, जनता की सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा किसने दिया है? अब्राहम लिंकन ने दिया है। किसने दिया है? अब्राहम लिंकन ने दिया है। क्या दिया है? जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन ही क्या है? लोकतंत्र है। ठीक, मतलब कुल जनता अपने लिए ही करती है। ये नीचे देखिए, यहां पर कुछ परिभाषा दी भी जा रही है उसी तरह से। क्या है? जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, तीनों शब्द जान लीजिए। जनता का अर्थात हम, ठीक, बिल्कुल बिल्कुल प्रीति जी, आपने एकदम सही बताया। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया शासन ही लोकतंत्र है। जनता का मतलब हम, जनता का, चूंकि अब बहुत ज्यादा डिस्क्राइब करेंगे तो आप लोग जो है उब जाएंगे। ठीक है, हाँ, तो समझ में आ गया। ये लोकतंत्र का विचार अब्राहम लिंकन ने दिया। आप जानते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति थे। आगे बढ़ते हैं। गणराज्य, जहां राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन होता है, देख लीजिए आपके सामने आ गया, रिपब्लिक आ गया ना, जहां राष्ट्राध्यक्ष, हेड ऑफ द नेशन, जो देश का मुखिया होता है, वो जनता द्वारा क्या होता है? निर्वाचित होता है। ऐसे राज्य को गणराज्य कहते हैं। हेड ऑफ नेशन कौन है हमारे यहाँ? राष्ट्रपति है। समझ में आ रहा होगा अब बिल्कुल कहीं से कोई समस्या नहीं आ रही होगी, हो रही है। हेड ऑफ नेशन कौन है हमारे यहाँ? राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति भारत का कैसा होता है? जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। और इसी कैटेगरी में कौन आता है? अमेरिका आता है। ठीक है, कौन आता है? अमेरिका आता है। 5 साल के लिए भारत के राज्य प्रमुख का निर्वाचन किया जाता है। आप सभी लोग जानते हो राष्ट्रपति का 5 साल के लिए निर्वाचन होता है। अच्छा, ये प्रश्न ये भी बनता है, क्या भाई प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? तो हाँ, प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। अब तक कितनी बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया है? अब तक कितनी बार प्रस्तावना में? एक बार संशोधन किया गया है। बिल्कुल जी रिंकी जी, बिल्कुल एक बार किया गया है प्रीति जी। ठीक है, और कब किया गया था? 1976 में, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ये नोट कर लेना, ये सारे प्रश्न आपके आ रहे हैं कि हमारी प्रस्तावना में कब संशोधन किया गया। तो हमारी प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में संशोधन किया गया। और उस समय जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे। तीनों शब्दों को लर्न में रखना, क्योंकि ये तीनों शब्द पूछे जाते हैं और ये क्रम से भी है। समाजवाद पहले है, पंथ निरपेक्ष उसके बाद है, और अखंडता सबसे लास्ट में है। अब थोड़ा सा मामला है, बस इसको देख लेते हैं, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। इसमें प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग नहीं माना। बेरू भाई संघ मामला आया था 1960 में। इसने कहा कि भाई प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, इसको लेकर काफी डिबेट हुआ। तो एक बार जो है ये आया 1960 में, एक मामला आया, बेरू भाई संघ, बेरू भाई थे और संघ एक तरफ केंद्र सरकार थी 1960 में। इसने कहा भाई जो प्रस्तावना ये संविधान का अंग नहीं है, प्रस्तावना संविधान से अलग है, इसलिए हम प्रस्तावना में संशोधन कर ही नहीं सकते हैं। ये निर्णय
भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया। लेकिन फिर एक बार आया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कब आया? 1973 में आया मामला, सर्वोच्च न्यायालय में गया। और फिर क्या कहा गया? संविधान प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग है माना गया। इसमें क्या कहा गया? प्रस्तावना क्या है? ये भारतीय संविधान का अंग है। आज क्लास थोड़ी बड़ी होती जा रही है। भारतीय संविधान का क्या है? अंग है, इसलिए इसमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन इसी के साथ एक शब्द और जोड़ दिया, और वो शब्द क्या था? वो शब्द था मूल ढांचा। क्या था? मूल ढांचा। अर्थात हमारे संविधान में मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो आप नोट करिए, मूल ढांचा का प्रस्ताव कहां से आया? मूल ढांचा का कॉन्सेप्ट कहां से आया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में 1973 में आया। अब आगे हम बताएंगे कि आपको मूल ढांचा किसे कहते हैं। जब संघ पढ़ाने लगेंगे तो वहां पे बताएंगे कि मूल ढांचा क्या है। और आज तो हम बताते हैं आपको, सच्चाई ये है कि केंद्र सरकार मूल ढांचे के नाम पर ही केंद्र सरकार कह रहा हूं, जो हमारा न्यायालय है, तो मूल ढांचे के नाम पर ही सरकार के द्वारा किए गए किसी भी कानून को क्या करता है? अक्सर डिनाई कर देता है। ये बहुत बड़ी शक्ति अपने पास न्यायालय ने रख लिया, ठीक है, क्योंकि संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? न्यायालय को कहा जाता है। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा, संविधान का संरक्षक कौन है? न्यायालय है। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, यानी ए पालकी वाले ने कहा है। संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने कहा है। प्रस्तावना संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। ये सब पीसीएस के प्रश्न है, इसलिए ज्यादा नहीं चर्चा कर रहा हूं। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, किसने कहा है? अर्नेस्ट वार्कर ने कहा। इसको नोट कर लीजिएगा, के ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना संविधान की कुंजी किसने कहा? अर्नेस्ट वार्कर ने कहा है, ठीक। तो हमको लगता है ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया, और इसी के साथ हम अपनी रिकॉर्डिंग क्लास को पहले बंद करते हैं।